जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में आज हम राजस्थान की लोक कलाएँ पढ़ेंगे। राजस्थान की लोक कलाओं से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वीडियो में, और इन सभी प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शामिल की गई है ताकि किसी भी तरह का अगर प्रश्न आ जाता है तो आपको दिक्कत नहीं आए और हर प्रश्न का उत्तर आप परीक्षा में दे सकें। तो रीट के साथ साथ अनेक राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को देखिए और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रश्न शुरू करते हैं। फड़ या पढ़ क्या है? लाल व नीले रंग के, तो परिभाषा के रूप में पूछ लिया जाए, या परिभाषा हमने इसलिए दी है, अगर ये परिभाषा दी जाए कि ये क्या है तो आंसर होगा फड़ या पढ़। ऑप्शन में छोटे आंसर आएंगे, ऑप्शन में छोटे शब्द आएंगे तो परीक्षा में परिभाषा देकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो परिभाषा हमने दी है लाल व नीले रंग के रेजी व खादी के कपड़े पर। तो किस प्रकार का कपड़ा? रेजी या खादी का कपड़ा हो, और कलर भी पूछा जा सकता है कि किस रंग के कपड़ों पर फड़ बनाई जाती है। तो लाल व नीले रंग के रेजी व खादी के कपड़े पर। ये भी ध्यान रखना है कि जो फड़ होती है वो कपड़े पर ही चित्रित होती है। लोक देवताओं की अथवा किसी भी महापुरुष के व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना फड़ चित्रांकन कहलाता है। फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा है। तो इसके बारे में प्रश्न पहले भी परीक्षा में पूछा गया है कि फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा इसका प्रमुख केंद्र है। फड़ करने वाले को क्या कहा जाता है? फड़ चित्रण करने वाले को क्या कहा जाता है? सॉरी, फड़ वाचन करने वाले को, यहाँ करने वाले तो है, फड़ वाचन करने वाले, यहाँ हमें वाचन समझना है। तो फड़ वाचन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो फड़ वाचन करने वाले को भोपा या भोपी, अगर स्त्री फड़ का वाचन करती है तो उसे भोपी कहा जाता है। और मेवाड़ के चित्रशैली के भित्ति चित्रण से फड़ चित्रण का जन्म हुआ। यानी फड़ चित्रण का कार्य कब से शुरू हुआ, कहाँ से इसका जन्म हुआ? तो मेवाड़ की जो चित्रशैली है, मेवाड़ की स्कूल यानी चित्रशैलियाँ हैं वहाँ की कई प्रकार की, तो वहाँ जो भित्ति चित्रण है उस भित्ति चित्रण के से प्रेरणा से ही फड़ चित्रण हुआ का जन्म हुआ। यानी कि जो फड़ चित्रण था पहले भित्ति चित्रण ही होता था, यानी दीवारों पर ही फड़ चित्रण किया जाता था, लेकिन बाद में जब कपड़ों पर चित्रांकन होने लगा तो ये फड़ चित्रण वहाँ से शुरू हुई। सर्वप्रथम फड़ चित्रित करने का कार्य किसने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वप्रथम फड़ चित्रण करने का कार्य जोशी गोत्र के छिपे। किसने किया? जोशी गोत्र के छिपे या मेघवाल जाति के छिपे भी जिन्हें कह दिया जाता है, तो फड़ चित्रण का कार्य करते थे, जिन्हें चितेरा भी कहा जाता है। यानी कि प्रश्न पूछा जाए कि फड़ चित्रण करने वाले को क्या कहा जाता है या चितेरा किसे कहा जाता है, तो फड़ चित्रण करने वाले को चितेरा कहा जाता है। और सर्वप्रथम विश्व में ख्याति दिलाने वाले श्रीलाल जोशी। सर्वप्रथम फड़ चित्रण किसने किया? श्रीलाल जोशी जी ने किया, और विश्व में ख्याति भी इनके ही फड़ चित्रण से मिली है, और 2006 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। वर्तमान में कौन है फड़ चित्रण करने वाले? तो वर्तमान में प्रदीप मुखर्जी जो जयपुर के हैं। वर्तमान में फड़ चित्रांकन करने वाले प्रदीप मुखर्जी जयपुर के हैं, और इन्होंने रामचरितमानस पर 108 लघु चित्रों की फड़ का चित्रांकन किया। देश में प्रथम फड़ चितेरी महिला कौन है? सर्वप्रथम फड़ चितेरी महिला कौन थी? श्रीमती पार्वती जोशी, जिन्होंने सर्वप्रथम फड़ चित्रण किया। तो ये प्रथम महिला रही फड़ चित्रण करने वाली, और इसे चितेरी कहा गया। फड़ चित्रण करने वाले पुरुष को चितेरा और फड़ चित्रण करने वाली स्त्री को चितेरी कहा गया। वर्तमान में फड़ चितेरी, वर्तमान में कौन है फड़ चित्रण करने वाली? तो वर्तमान में है गोतल देवी। ये नाम ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न जो करंट के होते हैं उनसे जोड़ करके पूछा जाता है। तो गोतल देवी वर्तमान में है। मुख्य पात्र, जो फड़ चित्रण में मुख्य पात्र होता है उसे लाल रंग में, तथा जो खलनायक होता है उसे हरे रंग में दर्शाया जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, फड़ चित्रण में मुख्य नायक को लाल रंग में और खलनायक को, यानी जो दुश्मन होता है, विरोधी होता है, उसको हरे रंग में दर्शाया जाता है। और महत्वपूर्ण तथ्य, फड़ ठंडी। फड़ ठंडी का अर्थ है कि जो फड़
कट फट जाती है, जीर्ण क्षीण हो जाती है, तो उस फड़ को अशुभ माना जाता है, उसे नहीं पढ़ा जाता है, वाचन नहीं किया जाता है और उसे किसी पवित्र सरोवर में विसर्जित कर दिया जाता है। तो फड़ ठंडी कहाँ करते हैं? पुष्कर सरोवर में। सबसे लोकप्रिय व सबसे पुरानी, जो सबसे लोकप्रिय भी रही और सबसे पुरानी है, सबसे चौड़ी फड़ है, तो ये किसकी फड़ है? यह है बापूजी की। ये एक लोक देवता है जिनकी फड़ सबसे पुरानी व सबसे चौड़ी है। इसके वाचक कौन है? बापूजी की फड़ के वाचक कौन होते हैं? नायक या आईडी भोपे। और किस वाद्य के साथ बापूजी की फड़ बाची जाती है? तो नाम है रावण हत्ता। अब हमें ये ध्यान रखना है कि और किसकी फड़ रावण हत्ता के साथ बाची जाती है? तो रामदेव जी की फड़ भी रावण हत्ते के साथ ही बाची जाती है। बापूजी की और रामदेव जी की फड़ दोनों के वाद्य हैं रावण हत्ता। विशेष बात क्या है? मुख के सामने भाले का, भले नहीं है ये, भाले का चित्र होता है बापूजी की फड़ में। मुख के सामने भाले का चित्र। बापूजी की घोड़ी केसर कालमी, तो बापूजी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। और केसर कालमी घोड़ी को काले रंग से चित्रित किया जाता है। और माठे वाद्य यंत्र के साथ पावड़े गाए जाते हैं बापूजी के। अगला है सबसे अधिक चित्रित, सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़, यानी सबसे बड़ी फड़ कौन सी है? सबसे पहली बात, सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की है। और प्रश्न पूछा जाए सबसे छोटी फड़ किसकी है, तो सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है। अब सवाल ये उठता है कि सबसे बड़ी अगर फड़ देवनारायण जी की है तो वो सबसे छोटी कैसे हो सकती है? तो उसका कारण है कि सबसे छोटी इसलिए है कि 2 सितंबर 1992 को इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। यानी जो डाक टिकट जारी किया गया देवनारायण जी की फड़ पर, आप जानते हो कि टिकट बहुत छोटा सा होता है और डाक टिकट छोटा सा होता है, उसी टिकट पर देवनारायण जी की फड़ का चित्रांकन किया गया। तो ये सबसे छोटी भी है और सबसे बड़ी भी है, और सबसे छोटी होने का कारण है डाक टिकट जारी होना। तो देवनारायण जी की फड़ जो सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है, सबसे छोटी है और सबसे अधिक चित्रित है। सबसे अधिक चित्रांकन देवनारायण जी की फड़ पर ही किया गया है। कौन? बगड़ावतों की कथा होती है इसमें और सर्प का चित्रांकन होता है। घोड़ी लीलागर का हरे रंग से चित्रण होता है। अभी हमने देखा केसर काल में घोड़ी काले रंग से चित्रित होती है, जबकि देवनारायण जी की घोड़ी जो लीलागर कहलाती है उसे हरे रंग से चित्रित किया जाता है। गुजर भोपे द्वारा जंतर वाद्य के साथ फड़ बाची जाती है। तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस वाद्य के साथ किया जाता है? जंतर वाद्य के साथ। और डाक टिकट के बारे में अभी बताया, 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया। किस फड़ चित्रांकन में किसी एक व्यक्तित्व की गाथा न होकर समस्त चराचर जगत के लेखे जोखे होते हैं? यानी कि जो फड़ होती है उस पर किसी एक व्यक्तित्व, लोक देवता या कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महापुरुष का चित्रांकन होता है, लेकिन कोई ऐसी भी फड़ है जिस पर किसी एक व्यक्तित्व का चित्रांकन न होकर के समस्त चराचर जगत के लेखे जोखे होते हैं। तो ऐसी फड़ कौन सी है? ऐसी फड़ है रामलला कृष्णदला की फड़, जिस पे राम जी, कृष्ण जी या अन्य किसी का भी चित्रांकन होता है, साथ में होता है। भाट जाति के भोपे इस प्रकार की फड़ का वाचन करते हैं और जो बिना किसी वाद्य के वाचित होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिना किसी वाद्य के किस फड़ का वाचन किया जाता है? तो वह है रामलला कृष्णदला की फड़। और ये अधिकांश हाड़ौती क्षेत्र में अधिक वाचित होती है, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में अधिक इसका वाचन होता है। और शाहपुरा के धूल जी के द्वारा इस फड़ का चित्रांकन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शाहपुरा के धूल जी के द्वारा। कौन सी फड़ का वाचन नहीं किया जाता? ऐसी भी फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता, केवल उसकी पूजा की जाती है। तो भैंसासुर फड़ है। भैंसासुर की फड़ जो बागरी जाति के लोग हैं वो चोरी करने से पहले इस फड़ की पूजा करके शगुन मनाते हैं और फिर चोरी करने जाते हैं, और इसका वाचन नहीं होता है। बावरो, डमरू व थाली के साथ किस फड़ का वाचन किया जाता है? तो चावंडा की फड़ का वाचन किया जाता है। आपको लग रहा होगा कि फड़ी फड़ से संबंधित प्रश्न है। फड़ से संबंधित प्रश्न इसलिए है कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये इससे संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में, लगभग सभी परीक्षा में फड़ से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने सभी इम्पोर्टेंट तथ्यों को इसमें शामिल किया है। अन्य और भी प्रकार के प्रश्न हैं, लेकिन एक साथ कुछ प्रश्न फड़ से संबंधित थे। कावड़, पाने, गुदना व पट
चित्रांकन किस पर होता है? 4 चीज़ों के बारे में पूछा गया है, कावड़, पाने, गुदना व पट। इन सभी का चित्रांकन होता है तो वो किस पर होता है? कावड़ का चित्रांकन लकड़ी पर होता है, पाने का चित्रांकन कागज़ पर होता है, यानी कागज़ पर जो चित्र बने होते हैं और उनकी पूजा करते हैं उन्हें पाने कहा जाता है। देवी देवताओं के पाने, जिस प्रकार से तस्वीरें मिलती है उसी तरह से पाने भी मिलते हैं और जिनकी पूजा की जाती है। गुदना क्या है? तो गुदना है मानव शरीर पर जो गोद करके नाम या किसी पशु पक्षी या फूल का चित्र बना दिया जाता है उसे गुदना कहा जाता है, क्योंकि उसको गोद करके बनाया जाता है, खून तक निकल जाता है जब ये गुदना करवाया जाता है। और पट चित्रांकन किस पर होता है? कपड़े पर। पट का अर्थ ही कपड़ा है, तो जो पट चित्रांकन है वो कपड़े पर होता है। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कहाँ है? काष्ठ कला का प्रधान केंद्र बस्सी, चित्तौड़गढ़। काष्ठ कलाकृतियों के मंदिर, दरवाजे इत्यादि वहाँ बनाए जाते हैं, तो प्रधान केंद्र चित्तौड़गढ़ में है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। चंदन काष्ठ कलाकृति, तो चंदन काष्ठ कलाकृति के बारे में पूछा जाए तो यह जयपुर में। और वस्तु चित्रण, कलमकारी जिसे हम कह सकते हैं, फड़ चित्रण, ये भी जयपुर में। केंद्रों की बात की जा रही है, मुख्य केंद्र। कठपुतली बनाने का काम कहाँ होता है? तो कठपुतली बनाने का काम होता है उदयपुर व चित्तौड़ में। कठपुतली नगर किसे कहेंगे? जयपुर को। कठपुतली बनाने का काम उदयपुर व चित्तौड़ में होता है प्रमुख रूप से, लेकिन कठपुतली नगर कहाँ है? तो कठपुतली नगर जयपुर में है, ये हमें ध्यान रखना है। कठपुतली कला की जन्मस्थली गुजरात है, ये कला गुजरात से आई है। और राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है, जो गुजरात की सीमावर्ती क्षेत्र है, गुजरात से लगा हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ कठपुतली का कार्य है वो अधिक होता है, कठपुतली अधिक बनाई जाती है, कठपुतली के नृत्य दिखाए जाते हैं और कठपुतलियाँ अरुड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। कठपुतली कला के विस्तार में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कठपुतली कला के विस्तार में स्वर्गीय श्री देवीलाल सामर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने स्थापना 1952 में की और इनके नेतृत्व में लोक कला मंडल उदयपुर ने कठपुतली कला के विस्तार और इसमें नवीन आयाम जोड़ने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कठपुतली कला के विकास के लिए कार्यरत संस्था का नाम क्या है? तो कठपुतली कला के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है और वह कहाँ है? तो भारतीय लोक कला मंडल इस संस्था का नाम है और यह उदयपुर में है। कठपुतली कला का मंचन नट या भाट जाति के द्वारा किया जाता है, तो इसका प्रश्न बनता है कि कौन सी जाति के लोग कठपुतली कला का मंचन करते हैं? तो नट या भाट जाति के लोग। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र भी बस्सी चित्तौड़गढ़ ही है। बेवाण, कावड़, निर्वाण, बस्सी, चोपड़ा, ये बस्सी चित्तौड़गढ़ के लिए ही है, लेकिन बेवाण, कावड़ और चोपड़ा इस तरह की चीज़ों का वहाँ पर निर्माण होता है, यानी लकड़ी की चीज़ें बनाई जाती है। तो ये काष्ठ कला में शामिल अन्य और भी कठपुतलियों के अलावा क्या क्या बनाए जाते हैं? बेवाण, कावड़, चोपड़ा, चौकी, तोरण, इस तरह की जो लकड़ी की चीज़ें हैं वो सभी वहाँ बनाई जाती है। कावड़ का निर्माण खेरात जाति के लोग करते हैं, कावड़ का ही नहीं, जो काष्ठ की सभी चीज़ें हैं वो लगभग खेरात जाति के लोग ही बनाते हैं। और प्रसिद्ध निर्माता कौन है? मांगीलाल शास्त्री। हटड़ी क्या होती है? ये पश्चिमी राजस्थान में हटड़ी शब्द बोला जाता है, किसको बोला जाता है? चोपड़ा को। खांडा क्या है? तो लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति खांडा कहलाती है। और ये गुलाबी रंग का अगर खांडा हो तो ये सूर्य का प्रतीक, सूर्य का नहीं, सूर्य का प्रतीक माना जाता है, शक्ति का प्रतीक। पूर्वी राजस्थान में दूल्हे के घर खांडा भेजने की परंपरा है। होली पर दुल्हन के घर से दूल्हे के घर पर खांडे भेजे जाते हैं। ताम क्या होता है? लग्न मंडप में तैयार किया गया जो मांडना होता है उसे ताम कहा जाता है। थापे किसे कहते हैं? थापे कहते हैं मांगलिक अवसरों पर महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा बनाए जाते हैं थापे? महिलाओं के द्वारा घर के दरवाजे चौखट पर हल्दी कुमकुम से बनाए गए हाथों के निशान थापे कहलाते हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी मोटी वस्तुओं को रखने के लिए प्रयोग की जाने वाली महल नुमा आकृति, किस प्रकार की आकृति? महल नुमा आकृति
क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मिट्टी से बनी व्हील। पुराने टाइम में या ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी से महलनुमा आकृति बनाकर अपनी छोटे मोटे सामान को रखने के लिए व्यवस्था की जाती थी। एक अलमारी टाइप यानी महलनुमा शेप दी जाती थी मिट्टी से। स्त्रियां अपने श्रृंगार की वस्तुएं भी उसमें रख लेती थी, तो इसे व्हील कहते हैं। बटेवड़े या थापड़ा क्या है? ढूंढाड़ अंचल में, विशेष रूप से ढूंढाड़ अंचल में, वैसे राजस्थान में सभी जगह देखने को मिल सकते हैं। तो ढूंढाड़ अंचल में अधिक बनाए जाने वाले गोबर के कंडों को सुरक्षित रखने के लिए, वर्षा आदि से सुरक्षित रखने के लिए चौकोर या आयताकार रूप में इकट्ठा करके गोबर से लिपाई करके बंद उपले के ढेर को, यानी बंद कर दिया जाता है उस उपले के ढेर को, और उपले कहते हैं कंडों को ही। कंडे उपले गोबर से बनाए जाते हैं, इस ढेर को ही बटेवड़ा कहते हैं। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवाई कला नाथद्वारा के श्रीनाथ मंदिर की प्रसिद्ध है। और पिछवाई कला के लिए नाथद्वारा का श्रीनाथ मंदिर पूरे राजस्थान में जाना जाता है। और कृष्ण मंदिर में कपड़े पर किया गया चित्रांकन, यानी कृष्ण भगवान की मूर्ति के पीछे कपड़े पर जो चित्रांकन होता है, विशेष रूप से कृष्ण के भगवान की मूर्ति के पीछे जो चित्रांकन होता है वही पिछवाई कहलाता है। राजस्थान में लोक जीवन में भराड़ी क्या है? भराड़ी शब्द को जानिए। आदिवासी भीलों द्वारा, विशेषकर भील जाति के द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाला लोक देवी का चित्र, जो दीवार पर लोक देवी का चित्र बनाया जाता है और लड़की के विवाह के समय बनाया जाता है, तो इसे कहते हैं भराड़ी। भराड़ी जवाई के द्वारा चावल का आटा और कुमकुम का घोल मिलाकर, यानी चावल का आटा और कुमकुम मिलाकर के घोल तैयार किया जाता है और इससे लोक देवी का चित्र बनाया जाता है, जिसे कहते हैं भराड़ी। पोमचा या बंदेज का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? पोमचे का उल्लेख पद्मावत में मिलता है, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। पोमचा वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पुत्र जन्म पर पीला व पुत्री जन्म पर गुलाबी पोमचा स्त्री के पियर से आता है। चीड़ का पोमचा जोधपुर, कोटा, हाड़ौती अंचल, विशेषकर हाड़ौती अंचल में प्रसिद्ध है और ये काले रंग का विधवा स्त्रियों के लिए माना जाता है। बंदेज की ओढ़नी, बंदेज का साफा राजस्थान में प्रसिद्ध है, यानी बंदेज की ओढ़नी व बंदेज का साफा दोनों ही राजस्थान में प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर सांची का मंदिर कहलाता है? सांची का मंदिर ये मच्छेंद्र नाथ का मंदिर कहलाता है। मच्छेंद्र नाथ का मंदिर, मच्छेंद्र नाथ के मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। और सांझी जो श्राद्ध पक्ष होता है उस समय कंवारी लड़कियां पार्वती को समर्पित, यानी पार्वती को पूजा करती है और गोबर की दीवारों पर आकृति बनाकर सांझी बना जाती है, यानी दीवार पर जो गोबर की आकृतियां बनाई जाती है उसे ही सांझी कहते हैं। और सांझी का मंदिर मच्छेंद्र नाथ के मंदिर को कहा जाता है। अमिताभ बच्चन की फड़ किसके द्वारा बाची गई? देखिए, इतनी सारी फड़ के बारे में हमने जाना, तो फड़ वाला टॉपिक महत्वपूर्ण है, यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। और अब तो अमिताभ बच्चन की भी फड़ बना दी गई है, तो अमिताभ बच्चन की फड़ का भी चित्रांकन किया गया है। और किसने बाचा? रामलाल और पतासी देवी के द्वारा इस फड़ का वाचन न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया। यूएसए में अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन किया गया, किसके द्वारा? रामलाल और बतासी देवी के द्वारा। और नया फैक्ट देखिए और करंट का क्वेश्चन देखिए, कोरोना की फड़ भी बन गई है। कोरोना की फड़ किसने बनाई? इसके चितेरे कौन हैं? कल्याण जोशी। किस विशेष प्रयोजन हेतु गोबर से ओका-नोका गुणा बनाया जाता है? ओका-नोका गुणा क्या है? चेचक निकलने पर गोबर से आकार देकर, यानी गोबर से कोई आकार देकर के उसकी पूजा की जाती है। और कब की जाती है? चेचक निकलने पर, उससे छुटकारा पाने के लिए। तो ये थे लोक कलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में हम हस्तकलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके लाइक करने से कोई चार्ज नहीं लगता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इन प्रश्नों का उन्हें भी लाभ मिल सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।